हेलो दोस्तों। आज की कहानी में आपका स्वागत है। सुबह जब मैं नींद से उठी तब मैंने अपनी बेटी को जगाने का सोचा। इसलिए मैंने उसे आवाज़ नहीं दी और सीधा उसके कमरे की ओर चल पड़ी। उसके कमरे के पास पहुंची तो देखा कि दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। न जाने क्यों मुझे अचानक सावधानी बरतनी पड़ी और दरवाजे के पास जाने से पहले थोड़ा रुक गई। फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे के पास पहुंची और बाहर से ही दरवाजे की दरार से अंदर झांकने लगी। तब अंदर का दृश्य देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई क्योंकि कविता बिस्तर पर सोई हुई थी। उसने ब्लैक टी शर्ट और काली टाइट जींस पहने हुए थी। तब उसकी टी शर्ट थोड़ी ऊपर उठ गई थी। कहने को तो वो बिस्तर के किनारे पर पड़ी थी और उससे थोड़ी ही दूरी पर मेरा बेटा अंजुमन खड़ा था। वो उसके इतने करीब खड़ा होकर उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था और वो केवल देख ही नहीं रहा था बल्कि उसका हाथ भी हिला रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस लड़के की हरकतें, वो इतना निडर हो गया है कि मेरे घर में होते हुए भी वो कविता के कमरे में जाने की हिम्मत कर रहा है और उसे चुपचाप देख रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो मेरा 21 साल का बेटा अंजुमन था जो मेरी 25 साल की बेटी कविता को देख रहा था। उसके बाद दिन ब दिन उसकी हिम्मत और बढ़ती जा रही थी। उसकी ये हिम्मत देखकर मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था कि वो कोई और कदम उठाकर कहीं उसे नुकसान न पहुंचा दे, जिससे उन दोनों के जीवन का विनाश हो जाएगा। अंजुमन के कविता के प्रति इस तरह के विचार मैंने कभी नहीं देखे थे, लेकिन अब वो बड़ा हो रहा था और मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन दिन ब दिन वो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगा था। कविता उससे 4 साल बड़ी थी, इसलिए उसकी दुनिया अलग थी। उसके कॉलेज फ्रेंड सर्कल्स अलग थे, जिनका अंजुमन से ज़्यादा संबंध नहीं था। वे दोनों घर में एक साथ होते थे या जब हमारा परिवार कहीं एक साथ जाता था तब वे एक साथ होते थे। जैसे कि आम भाई बहन एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, एक दूसरे से शरारत करते हैं और एक दूसरे को तंग करते हैं, वैसे ही वो भी व्यवहार करते थे। कविता हमेशा की तरह उसके साथ खुलकर और बेफिक्र होकर रहती थी। शायद उसकी इस बेफिक्र आदत के कारण अंजुमन के मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा हो गया था और फिर उसकी बेफिक्री का फ़ायदा उठाकर अंजुमन उसके और करीब जाने लगा था। कविता अपनी ही दुनिया में मगन थी, इसलिए उसे कभी ध्यान नहीं आया कि उसका छोटा भाई उसे किस नज़र से देखता था। जब भी उसे मौका मिलता वो उसे देखता रहता, खासकर जब वो झुकी हुई होती या नीचे बैठी होती, तब वो उसे हर एंगल से देखता रहता। वो कोई भी देखने का मौका नहीं छोड़ता था, बल्कि मस्ती करने के बहाने उसे छूने की भी कोशिश करता था। जहाँ नहीं छूना चाहिए वहाँ भी टच कर दिया करता। इस तरह जब भी उसे मौका मिलता वो कविता के साथ मस्ती करता और उत्साहित होकर झट से अपने कमरे में भाग जाता। वो कमरे में क्यों जाता था ये मुझे समझने में देर नहीं लगी, और जब भी ऐसा कुछ होता मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती, क्योंकि मेरा अपना बेटा मेरी अपनी बेटी को इस तरह देख रहा था। ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात थी और अंजुमन के लिए भी, क्योंकि वो ये काम कर रहा था, और मेरे लिए क्योंकि मैं ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं उसे कैसे दोषी ठहराऊं? मुझे अपने बेटे पर दया आती थी। आज के मॉडर्न ज़माने में जहां बच्चों को टीवी, सिनेमा, इंटरनेट और मोबाइल से असीमित जानकारियां मिलती हैं, उसका असर उनके व्यवहार पर पड़ रहा था। ये कैसे संभव है? बुरा तो ये था कि मैंने कभी नहीं सोचा कि वो ऐसा करेगा। मेरे पति कितनी मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चों को एक अच्छा और सुखी जीवन मिले। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे का मन इस मॉडर्न दुनिया के कारण कितना भ्रष्ट हो गया है, तब उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। और मेरे पति से ये बात कहने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अगर उन्हें ये पता चल गया तो वो अंजुमन की मानसिकता को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे और उसे या तो मार पीट कर सुधारेंगे या घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अंजुमन के मन की बात कविता को थोड़ा इशारे में बता दूं, ताकि वो उसके साथ सतर्कता से पेश आए। लेकिन इससे ये भी हो सकता था कि उसके मन में अंजुमन के प्रति नफरत पैदा हो जाए,
और उनके संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएं। और अगर उसने अंजुमन से कुछ कहा तो अंजुमन गुस्से में आकर कुछ गलत कदम उठा सकता था, जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो सकता था। मुझे उन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को ख़त्म नहीं करना था और ना ही उनके असली संबंधों को नुकसान पहुंचाना था। इसलिए मैं कविता को कुछ नहीं बता पाई और अंजुमन पर नज़र रखती रही। सही समय पर उसे समझाने का सोचने लगी। अब जब भी अंजुमन कविता को गुपचुप देखता तो मैं उसे किसी न किसी बहाने वहाँ से हटने पर मजबूर कर देती, जिससे अंजुमन का उतावलापन रुक जाता। लेकिन आज अंजुमन की हिम्मत देखकर मुझे समझ आया कि अब ठोस कदम उठाने का समय आ गया है। अगर मैंने अंजुमन को समय पर नहीं रोका तो वो कविता की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे अब कुछ करना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंजुमन की इस हरकत पर क्या कदम उठाऊं। मुझे यकीन था कि अगर मैं उसे सही तरीके से संभालूं तो वो सामान्य हो जाएगा। फिर उस समय मुझे जो सही लगा मैंने वो करने का फ़ैसला किया। अगर मैं अचानक अंजुमन को बिना बताए अंदर जाती तो वो घबरा जाता, और अगर कविता उसे उस हालत में देख लेती तो उसे भी बहुत बुरा लगता। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा शोर मचा दूं ताकि अंजुमन को पता चल जाए कि मैं अब जाग चुकी हूँ। इस तरह वो सावधान हो जाएगा और कविता के कमरे से निकल जाएगा। तब मैंने रसोई में जाकर एक प्लेट गिरा दी, जिससे बड़ा शोर हुआ। मेरी उम्मीद के मुताबिक कुछ ही समय बाद मैंने देखा कि अंजुमन की परछाई पास के रास्ते से गुजर रही थी। उसके जाते ही मुझे राहत महसूस हुई। फिर मैंने कविता को आवाज़ दी और उसे उठाने के लिए उसके कमरे की तरफ गई। तब मैंने अंदर झांक कर देखा, तब कविता अभी भी सो रही थी। इतनी आवाज़ें देने के बाद भी कविता नहीं उठी थी। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अगर वो इतनी गहरी नींद में सोएगी तो अंजुमन उसे आसानी से देख सकेगा और कोई भी गलत हरकत करेगा। आखिरकार मैंने उसके पास जाकर उसे जगाया। तब उसने देर होने के लिए मुझ पर गुस्सा किया और दौड़कर बाथरूम में चली गई। फिर मैं अपने काम में लग गई। कुछ ही मिनटों बाद मैंने देखा कि अंजुमन कविता के कमरे की तरफ जा रहा था। तब कविता तैयार हो रही थी। ये सोचकर मैंने अंजुमन को रोकने की कोशिश की। मैंने फिर से थोड़ा शोर किया, जिससे अंजुमन को पता चल गया कि मैं आ रही हूँ। तब अंजुमन ने मुझे देखा और शर्म से उसकी नज़रें झुक गईं। फिर वो जल्दी से अपने रूम में चला गया। मैं कविता के बाहर जाने का इंतज़ार करने लगी। वो तैयार होकर बाहर आई और मुझे बाय करके चली गई। तब मैंने अंजुमन को हॉल में बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं उसके रूम की तरफ गई और देखा कि वो वहाँ नहीं था। फिर मैंने देखा कि वो बाथरूम में था। तब मैंने दरवाजे के पास जाकर अंदर की आवाज़ सुनी। फिर मैं वापस हॉल में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद अंजुमन बाहर आया और मुझसे पूछने लगा, मम्मी आपने मुझे बुलाया था क्या? मैंने कहा हाँ, इधर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे आवाज़ के टोन से उसने समझ लिया कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तब वो बेचैन हो गया और थोड़ा घबराकर वो मेरे दबे पाँव मेरे पास आकर बैठ गया, और तब मैंने उसे डांटना शुरू किया। पहले वो कविता के कमरे में उसे देख रहा था, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो उसे बार बार देख रहा है, और पहले भी कई बार मैंने उसे ऐसा करते हुए नोटिस किया था। मैंने उसे इस बारे में खूब डांटा। अब अंजुमन को समझ में आया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और मुझे सब पहले से ही पता है। तब वो डर गया। फिर मैंने उसे धमकी दी कि मैं उसके पापा को बताऊंगी। ये सुनकर वो रोने लगा और बोला, मम्मी प्लीज़ मम्मी ऐसा मत करो। ये कहते हुए वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि वो ऐसा अब दोबारा कभी नहीं करेगा और मुझसे एक मौका मांगने लगा। अब वो मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांग रहा था। तब मैंने उसे थोड़ा समझाया और बताया कि वो जो कर रहा था वो कितना गलत था, और अगर किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। आखिरकार मैंने उसे ये वादा लिया कि वो अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा और उसे डांटना बंद किया। मुझे लगा कि अब वो समझ गया है और फिर ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद अंजुमन बिल्कुल सीधा हो गया और मैंने उसे फिर से कविता को देखता हुआ नहीं पाया। इससे मुझे लगा कि उसने अपनी गलती समझ ली है और अब वो सुधर गया है। इसके बाद मैंने 1 महीने तक उससे थोड़ी दूरी बनाए रखी
और उससे कम ही बात की, ताकि उसे ये एहसास रहे कि वो जो कर रहा था वो गलत था। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया और हम पहले की तरह हंसते खेलते बातें करने लगे। हम पहले की तरह उसके रूम में या हॉल में बैठकर मस्ती करते और बातें करते। मैं उससे उसके कॉलेज के दोस्तों के बारे में पूछती और वो मुझे बड़े उत्साह से सब कुछ बताता। तब उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत मज़ा आता और मैं बहुत खुश हो जाती। लेकिन फिर एक दिन मैंने उसे फिर से कविता को देखते हुए पाया। हालांकि वो अब ज़्यादा सतर्क था, लेकिन मैंने फिर भी उसे पकड़ लिया। मुझे फिर से गुस्सा आने लगा, लेकिन इस बार मैंने उसे पहले की तरह नहीं डांटा, क्योंकि मुझे उसकी चिंता होने लगी। क्योंकि उसने मुझे बताया था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो अपने दोस्तों के साथ रहता है। फिर भी उसे अपनी बहन को देखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मेरी समझ में नहीं आया। तब मैंने तय किया कि मैं इस बारे में उससे फिर से बात करूंगी। 3 दिन बाद दोपहर को हम दोनों घर में अकेले थे। वो अपने रूम में था और मैं अपने रूम में आराम कर रही थी। मैंने सोचा कि इस बारे में उससे बात करूं और उसके कमरे की तरफ गई। तब उसका दरवाज़ा बंद था और जब मैंने खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक था। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया और उसे आवाज़ दी। उसने अंदर से जवाब दिया और दरवाज़ा खोला। अंजुमन, दरवाज़ा बंद करके क्या कर रहे हो? मैंने उससे पूछा। कुछ नहीं, बस ये मैगज़ीन पढ़ रहा था, उसने कहा और बेड के पास जाकर एक मैगज़ीन दिखाने लगा। अगर वो मैगज़ीन पढ़ रहा था तो दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? वो ज़रूर कुछ और कर रहा था। मुझे पता करना था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन इस बार मैंने उसे पहले समझाने का फ़ैसला किया। लेकिन मैं उससे कविता के बारे में बात करने आई थी, तो मैंने बिना कुछ और कहे उसके बिस्तर के पास जाकर पूछा, कौन सी मैगज़ीन पढ़ रहे हो? और उसके हाथ से मैगज़ीन लेकर देखने लगी। वो उसके कॉलेज की बुक पत्रिका थी, जिसमें कॉलेज के छात्रों के निबंध, लेख, चित्र और कविताएं होती थीं। मैंने मैगज़ीन उसे वापस देते हुए पूछा, क्या पढ़ रहे थे इसमें? उसने मैगज़ीन खोलकर एक लेख दिखाया और कहा, मैं ये पढ़ रहा था। मैंने कहा, बता तो सही क्या है इसमें? और उसके पास बिस्तर पर लेट गई। अंजुमन बिस्तर पर पीठ के बल लेटा था, तो मैं उसके पास थोड़ी सी जगह में लेट गई। फिर हम दोनों ने मिलकर वो लेख पढ़ा। अंजुमन ने कहा, इसमें और कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तुम क्या पढ़ना चाहती हो? फिर उसने वो मैगज़ीन मुझे दे दिया। तब मैं बिस्तर के किनारे पर लेटते हुए फिसल गई। तभी अंजुमन ने झट से मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन गलती से उसका हाथ गलत जगह टच हो गया। तब उसने दूसरे हाथ से मुझे पकड़ने की कोशिश की और उसने मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे ऊपर खींच लिया। उसकी इस हरकत से मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अंजुमन भी चेहरे से पूरा घबराया हुआ लग रहा था। फिर उसने कहा, मम्मी वो मैं। तब मैंने हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुमने नहीं पकड़ा होता तो मैं गिर जाती। तब अंजुमन भी हंस पड़ा और माहौल हल्का हो गया। फिर मैंने उससे कहा, ये तुम मुझे पढ़कर सुनाओ, मुझे छोटे अक्षर अच्छी तरह दिखाई नहीं देते। तब अंजुमन ने मैगज़ीन लेकर पढ़ना शुरू किया। तब मैंने उसे और आरामदायक बनाने के लिए अपना हाथ उसके सर के नीचे रखा और उसे और पास खींच लिया। फिर उसने लेख पढ़कर सुनाया और कहा, अब आगे का तुम पढ़ो। तब मैंने मैगज़ीन को अपने हाथ में पकड़ लिया और अगले पन्ने पलटने लगी। तब अंजुमन पास ही लेटा हुआ था। एक पन्ने पर रुककर मैं मन ही मन में लेख पढ़ने लगी। कुछ क्षण के बाद मैंने हलचल महसूस की। तब अंजुमन ने अपना एक पैर मेरे पैर पर रखा था और उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो समझा कि ये सब क्या है। मैंने सोचा वो तो मैगज़ीन पढ़ रहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने नीचे देखा और पाया कि अंजुमन का हाथ मेरी कमर के पास था। तब मुझे समझ में आया कि जब मुझे गिरते वक्त उसने मुझे पकड़ा था, तब उसका हाथ गलत जगह टच हो गया था। मुझे ये सोचकर थोड़ी अजीब सी फीलिंग हुई। तब मैंने धीरे से अंजुमन के चेहरे की तरफ देखा। वो शांत था। मैंने सोचा वो क्या सोच रहा होगा। मैंने खुद को शांत किया और मैगज़ीन फिर से पढ़ने लगी। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि अंजुमन को ये सब ना समझ में आए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पहले सोचा कि तुरंत उसे दूर कर दूं,
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं उसे दूर करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं जुटा पा रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि कोई अनदेखी शक्ति मुझे वहीं रोक रही है। तब मैं चुपचाप वैसे ही पड़ी रही और जो हो रहा था उसे महसूस करने लगी। मैं बाहर से मैगज़ीन पढ़ने का नाटक कर रही थी। तब समय जैसे थम सा गया था। कुछ मिनट ही बीते होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटे गुजर गए हों। तब मुझे उठकर अंजुमन से दूर होना चाहिए था। अंजुमन तो वहीं अपने प्रभाव में पड़ा रहा, लेकिन मुझे ही कुछ करना था ताकि ये अजीब स्थिति बदल सके। आखिरकार मैंने भारी मन से निर्णय लिया और कहा, अंजुमन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हाथ जाम हो गया है। तब मैं पीछे हटते हुए उसका हाथ अपने पेट से हटाई और अंजुमन को थोड़ा दूर धकेल दिया। फिर मैंने तकिया सरकाया और उठकर बैठ गई। अंजुमन भी न चाहते हुए उठकर बैठ गया। तब मैंने उसकी तरफ एक नज़र डाली और देखा कि वो थोड़ा असहज हो रहा था। तब उससे बात करने के लिए मैंने कहा, अंजुमन, मेरा गला सूख गया है, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी ला सकते हो? अंजुमन बिस्तर से उठा और पानी लेने चला गया। जैसे ही वो बाहर गया, मुझे थोड़ी राहत मिली और उसे भी अपनी भावनाओं को संभालने का समय मिला। जब वो पानी लेकर लौटा तो मैंने एक नज़र उस पर डाली और देखा कि वो अब सामान्य था। तब मैंने उससे पानी का गिलास लिया और जल्दी से पी लिया। इससे मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर अंजुमन ने गिलास लिया और उसे किनारे पर रख दिया। फिर वो वापस बिस्तर पर आकर मेरे पास बैठ गया। फिर हमने कुछ हल्की फुल्की बातें की। फिर मैंने कविता के विषय में उससे बात की और पूछा कि उसने फिर से क्यों उसे देखना शुरू किया है। अंजुमन ने पहले तो मना किया, लेकिन मैंने उसे उदाहरण देकर समझाया कि मैंने कैसे देखा कि वो उसे देख रहा था। आखिरकार अंजुमन ने मान लिया कि मेरे मन में गलतफहमी हुई थी, लेकिन उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। तब मैंने हंसते हुए उसे हल्की चेतावनी दी कि वो फिर से ऐसा ना करे। उसने हंसते हुए वादा किया और फिर हम दूसरे टॉपिक पर बात करने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि अब मुझे जाना चाहिए और मैं उसके रूम से निकलकर अपने रूम में आ गई। अपने रूम में आकर मैं बिस्तर पर बैठ गई और उस पूरी घटना के बारे में सोचने लगी। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने खुद को आईने में देखने लगी। फिर सोचा, क्या मेरे स्पर्श से अंजुमन का कुछ संबंध था? जवाब मिला, हाँ, इसका अंजुमन से संबंध था। इसका मतलब था कि अंजुमन को मेरे ओर आकर्षण हो गया था। सोचते सोचते मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे अंजुमन का ध्यान कविता से हटाना होगा। मुझे पता था कि कैसे उसे कविता से दूर करना है। उस विचार ने मेरे अंदर फिर से एक नई सिहरन भर दी थी। अब मुझे पता था कि वो अनचाहा विचार क्या था। फिर उस घटना के बारे में सोचते हुए मैं खुद में खो गई। मुझे फिर से पसीना आने लगा और मैं काफ़ी रिलैक्स महसूस करने लगी। इसी दौरान कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन से मैं एक नए उत्साह के साथ काम में लग गई। मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, अपने रूप, सुंदरता और स्वास्थ्य पर। सबसे पहले मैंने सख्त डाइटिंग शुरू की, जिससे मैंने तले भुने और तेल मसाले वाले खाने को कम कर दिया। फिर मैंने घर पर ही एक्सरसाइज और योगा करना शुरू किया ताकि मेरी अनचाही चर्बी कम हो सके। करीब 2 महीने बाद मेरी मेहनत का असर दिखने लगा और मैं थोड़ी पतली हो गई। अब मैं स्लिम दिखने लगी थी। अब जब भी घर में कोई नहीं होता मैं एक्सरसाइज करती, इसलिए किसी को मेरी इस मेहनत का पता नहीं चला। फिर मैंने ढीले ढाले कपड़े पहनना बंद कर दिए और फिटिंग वाले कपड़े पहनना शुरू कर दिए। पहले जब मैं मोटी हो गई थी तब मैंने अपनी पसंदीदा साड़ियाँ पहनना बंद कर दिया था, लेकिन अब मैंने फिर से बनारसी साड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया। इससे मुझे बहुत खुशी मिली। 2 बच्चों के बाद काम-काज में उलझकर मैंने खुद पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था, लेकिन अब मैंने फिर से खुद पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने हल्का मेकअप और लिपस्टिक भी लगाना शुरू कर दिया। हमारे बंगले के पास ही एक पार्लर था, जिसकी मालकिन मेरी दोस्त थी। वो मुझे हमेशा सर्विस लेने के लिए बुलाती थी, लेकिन मैं हमेशा उसे टालती रहती थी। अब मैं उसके पार्लर में जाकर फेशियल और ब्लीचिंग करवाने लगी। फिर मैंने अपने बाल छोटे कटवाकर रंगवा लिए और एक अच्छी हेयर स्टाइल बनवाई, जिससे मेरा चेहरा और भी आकर्षक लगने लगा।
1 महीने में ही मेरा पूरा रूपरेखा बदल गया था और मैं पहले से बिल्कुल अलग दिखने लगी थी। तब सभी ने मेरे इस बदलाव को नोटिस किया और मुझे बताया कि मैं कितनी सुंदर और मॉडर्न लगने लगी हूँ। मेरे इस बदलाव ने ख़ास तौर पर मेरे आसपास के पुरुषों और लड़कों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। अब मुझे फिर से वही कमेंट्स मिलने लगे जैसे एक युवा लड़की को मिलते हैं। जब भी मैं कहीं जाती, लोग मुझे देखकर तारीफ़ करते और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मार्केट में पुरुषों का ध्यान मेरी ओर होता और मैं इसे एंजॉय करती। मेरे इस बदलाव का सबसे बड़ा असर मेरे बेटे अंजुमन पर हुआ था। पहले वो मुझे बस यही कहता, मम्मी तुम अब कितनी अलग दिखती हो, लेकिन अब वो मुझे उसी नज़र से देखने लगा जैसे वो कविता को देखता था। घर में जब भी मैं होती, उसकी नज़रें मुझ पर हमेशा टिकी रहती। अब अपनी बेटी कविता को बचाने के लिए मैं अपना जलवा उसे दिखाने लगी थी। मैं उसकी हर मदद करने लगी और उसे अपनी झलक दिखाने लगी। पहले पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा। इस समस्या का समाधान खोजते हुए मैंने सोचा, लोहा लोहे को ही काटता है, और मैंने अंजुमन के मन से कविता को हटाकर अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की। मैंने अंजुमन के मन में अपने लिए प्यार बढ़ाने की कोशिश की। यह एक बड़ा रिस्क था, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं सोच रही थी। मैंने तय कर लिया था कि जो होगा अब देखा जाएगा। फिर मैंने देखा कि अंजुमन के लिए मैंने अपने अंदर जो बदलाव किए थे, उसमें मुझे भी अच्छा महसूस होने लगा था। हर बार जब मुझे पता चलता कि अंजुमन मुझे देख रहा है, तो मुझे और भी ज़्यादा आनंद आने लगा। अब जब भी मैं कुछ करती तो कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ देती ताकि अंजुमन मुझे देख सके। सुबह के समय अगर वो घर पर होता तो वो दरवाजे के पास ज़रूर होता। जब मैं स्नान के बाद बाहर आती, तब मैं जानबूझकर ज़्यादा समय लेती ताकि वो मुझे अच्छी तरह देख सके। जब हम दोनों टीवी देखते या बातें करते, तो मैं उसे अपने पास बुलाती, उसके साथ मजाक करती। मैंने उससे उसके कॉलेज की लड़कियों और फिल्मों की हीरोइनों के बारे में भी बातें करना शुरू कर दी। धीरे धीरे वो मुझसे और भी ज़्यादा खुलने लगा और मुझे उससे बातें करने में आनंद आने लगा। अंजुमन अब हमेशा मुझे देखने लगा था जैसे कविता को देखता था। जब वो अपने कमरे में होता तो मैं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसके अंदर की बातें सुनने की कोशिश करती। मैंने उसे कई बार मेरा नाम पुकारते हुए सुना। अब वो भी मेरा ध्यान खींचने के लिए कोशिश करने लगा। जब हम मस्ती करते तो वो मुझे छूने की कोशिश करता। धीरे धीरे अंजुमन का संकोच कम हो गया और वो ज़्यादा खुलने लगा। अब अगर मैं उसे इधर उधर छूते हुए देखती तो वो जल्दी नहीं हटता, बल्कि शांतिपूर्वक वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल जाता। तब उसने मुझे दिखाना शुरू कर दिया था कि वो मेरे लिए कितना परेशान है। एक दिन दोपहर में जब मैं कहीं बाहर से आई, तब अंजुमन ने दरवाज़ा खोला। वो कॉलेज से आया था और सिर्फ कविता घर में थी। तब उसने मुझे पानी ला कर दिया। जब मैंने कविता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो डांस की क्लास लेने गई है। इसका मतलब उस समय घर में केवल मैं और अंजुमन ही थे। अंजुमन के पापा रोज़ रात को देर से आते थे। दिन में घर पर या तो मैं अकेली होती या मेरे साथ अंजुमन और कविता होते। तब मैंने सोचा, अंजुमन घर में अकेला था तो शायद उसने कंप्यूटर पर फिल्म देखी होगी या कुछ और कर रहा होगा। मुझे यकीन था कि वो अकेले में कुछ न कुछ तो कर रहा होगा। तब बाहर से थकी हुई आई थी, इसलिए मैं सोफे पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। हालांकि मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं अंजुमन को हल्की सी नज़र से देख रही थी। वो बगल के सोफे पर बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था, लेकिन असल में वो मुझे ही देख रहा था। तब मैंने कॉटन की साड़ी पहन रखी थी और थोड़ा पसीना भी आ रहा था, जिसे मैंने साड़ी के पल्लू से पोंछा और फिर वैसे ही लेट गई। जब मैंने आंखें खोली तो अंजुमन की नज़र मुझ पर ही थी। तब मैं धीरे से उठकर सीधा बैठी और उसने मेरी ओर देखा। तब हम दोनों की नज़रें मिलीं, लेकिन तब उसके चेहरे पर कोई संकोच नहीं था। उसने शांतिपूर्वक मेरी नज़रों का सामना किया और फिर टीवी देखने लगा। तब मैंने कहा, चलो मैं कपड़े बदलकर शावर लेती हूँ। ये कहकर मैं सोफे से उठकर गई। मेरी तरफ से ये उसके लिए एक संकेत था। मुझे पता था कि वो समझ जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ और वो गुपचुप मेरे पीछे ज़रूर आएगा। आज मैंने उसे परेशान करने की पूरी तैयारी कर रखी थी।
मैं थकी हुई से अपने रूम में चली गई, दरवाज़ा खोलकर अंदर गई और उसे पूरी तरह बंद नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा खुला रखा ताकि बाहर से अंजुमन देख सके। मैं अपने रूम में जाकर शावर लेने के लिए तैयार हो गई। फिर मैंने धीरे धीरे कपड़े बदलना शुरू किया, ये जानते हुए कि अंजुमन दरवाजे की दरार से मुझे देख रहा होगा। मैंने शॉवर लिया और खुद को ताजगी महसूस करते हुए बाहर आ गई। अब मैं जानती थी कि अंजुमन वहीं आसपास होगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपने बालों को पोंछा और अपने रूम में आकर बैठ गई। अंजुमन अब भी वहीं पर था, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। मैंने महसूस किया कि उसने अब पूरी तरह से मेरी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। मैंने अपने कपड़े ठीक करते हुए उसे देखने का नाटक किया और फिर मुस्कुराई। अंजुमन, तुम कुछ कहोगे नहीं? मैंने उससे पूछा। तब वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, मम्मी, आप बहुत बदल गई हैं, अब आप बहुत सुंदर लगती हैं। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, क्या तुमने कभी सोचा था कि मैं इतनी भी बदल सकती हूँ? अंजुमन ने सर हिलाया। नहीं मम्मी, लेकिन आप पहले से भी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा, मेरे इस छोटे से बदलाव ने अंजुमन के मन में जो खुशी पैदा की है वो अमूल्य है। मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसकी तरफ प्यार से देखा। अंजुमन, मुझे पता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन हमेशा याद रखना, जीवन में हर बदलाव के पीछे एक मकसद होता है। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम समझ सको कि खुद से प्यार करना और खुद का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। अंजुमन ने मेरी बात समझते हुए सर हिलाया और फिर हमें इस पल का आनंद लेने दिया। उस दिन के बाद से अंजुमन और मेरे बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उसने मुझसे ज़्यादा खुलकर बातें करनी शुरू की और मैं भी उससे हर छोटी बड़ी बात शेयर करने लगी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने की कदर करना सीखा और ये भी समझा कि जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देना कितना महत्वपूर्ण होता है। हमारे इस बदलाव ने हमें और भी करीब ला दिया और हम दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा नाम पंकज है और मैं 30 साल का हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और ये कहानी मेरी और मेरी सासू माँ की है, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। ये बात 2020 की है। एक दिन मैं और मेरी पत्नी सविता घर में अकेले थे। हम दोनों अपने रोमांस में बिल्कुल मगन थे। तब मैंने देखा कि कमरे के दरवाजे पर मेरी सास खड़ी थी। मैंने बाहर का मेन डोर लॉक किया था, इसलिए बेडरूम का दरवाज़ा खुला ही था। लेकिन सासू माँ के पास हमारे फ्लैट की एक चाबी थी। शायद उसी से वो अंदर आ गई थीं। मैं सासू माँ को देखकर एकदम से रुक गया, पर वो मुझे कैरी ऑन का इशारा करके चली गईं। उन्होंने बाहर जाकर फिर से डोर बेल बजाई, तो मैं जल्दी से बाहर का दरवाज़ा खोलने आया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सासू माँ दरवाजे पर थीं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मैं अपनी पत्नी को आवाज़ देते हुए बोला, सविता, मम्मी जी आई हैं। तब सविता बोली, आ रही हूँ, रुको। 5 मिनट के बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आ गई। उसके आते ही दोनों माँ बेटी गले मिली। उस वक्त दोपहर के 2 बजे थे। सविता बोली, मम्मी जी, चाय बना दूँ? सासू माँ ने हामी भर दी। ठीक है बेटा। वो किचन में गई तो देखा वहाँ दूध नहीं था। मैं बाहर दूध लेने चला गया। तब सविता बोली, मैं खुद जा रही हूँ, मुझे बाहर दुकान वाली आंटी से कुछ पुराना हिसाब किताब पूरा करना है। ये कहकर सविता बाहर चली गई। मैं और सासू माँ घर पर अकेले रह गए थे। अब मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। तभी वो बोली, सॉरी दामाद जी, मुझे अचानक ऐसे नहीं आना चाहिए था। मैं बोला, कोई बात नहीं मम्मी जी, आपका ही तो घर है। वो मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, शर्माओ मत ज़्यादा, मैं सविता से कुछ नहीं कहूँगी। हम दोनों शांत बैठे रहे। तब सविता आ गई और चाय बनाकर ले आई। सविता ने सासू माँ से पूछा, मम्मी आज अचानक कैसे आना हुआ? तब सासू माँ ने बताया कि वो मेरे ससुर जी की कुछ प्रॉपर्टी और बैंक के काम से आई हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले
मेरे ससुर जी का स्वर्गवास हो गया था। तो ससुर जी की जो प्रॉपर्टी वगैरह थी वो सासू माँ के नाम पर करवानी थी। ये काम कल मुझे ही सासू माँ के साथ जाकर करवाना था, इसलिए सासू माँ आई थीं। उस रात हमने खाना वगैरह खाया और सोने के लिए चले गए। हमारे घर में बस 2 ही कमरे थे, जिसमें एक कमरे में सासू माँ सो गईं और एक कमरे में मैं और मेरी पत्नी सविता सो गए। आज मैं और सविता ऐसे ही चुपचाप सो गए थे। अगले रोज देश भर में लॉकडाउन लग गया था, कोई कहीं नहीं जा सकता था। हमारी अपार्टमेंट में भी कोरोना के कारण सील कर दी गई थी और सासू माँ अब यहीं पर फंस गई थीं। शुरू के 4-5 दिन तो जैसे तैसे कटे, फिर घर में रहना मुश्किल होने लगा। हम टीवी देखते रहते, मोबाइल देखते रहते। मैं घर में पूरे कपड़े पहने रहता। सासू माँ साड़ी और सविता ज़रूर हल्के कपड़े पहन रहती थी। अब सासू माँ के सामने मैं अपनी पत्नी सविता के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था। मुझे बहुत अजीब सा लगता था। एक दिन सासू माँ जब बाथरूम में थीं, तब मैंने सविता को पीछे से जाकर गले लगा लिया। वो छटपटा उठी और बोली, पागल हो गई हो क्या? मम्मी हैं अभी यहाँ पर। मैं मुंह बनाकर वापस आ गया और सविता से नाराज़ हो गया। पहले मैं थोड़ी देर बालकनी में बैठा रहा, फिर अंदर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद मैं ऊपर छत पर गया, फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। सविता समझ गई थी कि मैं नाराज़ हूँ, पर वो भी क्या कर सकती थी। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं नहाकर आया तो मुझे अपना एक लोवर नहीं मिल रहा था। तब मैंने सविता को खूब आवाज़ें लगाईं, लेकिन वो नहीं आई। तब मैं तौलिया लपेट कर बाहर आया और सासू माँ के सामने ही सविता को गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले गया। सविता चिल्लाती रह गई, ये क्या बदतमीज़ी है, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मम्मी देख रही है। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। बेडरूम में ले जाकर मैंने उससे कहा, तुम बहरी हो गई हो क्या? तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, मेरा लोवर नहीं मिल रहा है। फिर उसने मुझे सॉरी बोला और अलमारी से मेरा लोवर निकाल कर मुझे दिया। कुछ देर बाद हम दोनों साथ में बाहर निकले तो उस समय सासू माँ कुछ बेचैन सी टीवी देख रही थी। मैं भी उनके सामने बैठ गया और टीवी देखने लगा। तब मेरी नज़र सासू माँ पर पड़ी तो वो मेरी ही तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा। पता नहीं कैसे अचानक मैंने सासू माँ से पूछा, क्यों मम्मी जी, क्या ख्याल है मेरे बारे में? इतने में सविता मेरे पीछे आकर बोली, ये क्या बदतमीज़ी है पंकज, मेरी मम्मी से ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तभी मैंने बात को पलटते हुए कहा, अरे मम्मी जी, मेरा मतलब था कि देखो मुझ में कितनी ताकत है, आपकी बेटी को उठा सकता हूँ मैं। फिर मैंने कहा, सॉरी मम्मी जी, वो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। वो मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, मैं कोई पुराने ज़माने वाली सासू माँ नहीं हूँ। मैं प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल की टीचर रह चुकी हूँ, फ्रांस और लंदन में घूम चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि घर में ऐसे बोरिंग तरीके से नहीं रहा जाता, और अभी तो ये लॉकडाउन कम से कम 2 महीने रहेगा। मैंने आज गौर से सासू माँ को देखा। सामान्य से लंबा कद, गोरा रंग, सुंदर चेहरा, हमेशा मुस्कुराती रहती थीं और स्टाइलिश साड़ी पहनती थीं। मेरी सासू माँ दिल्ली के टॉप कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश टीचर थीं। तब मैंने पूछा, मम्मी जी, आप फ्रांस कब गई थीं? तब उन्होंने कहा, हनीमून पर तुम्हारे ससुर जी ले गए थे, लेकिन शादी के पहले फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तब भी गई थी। मैं बोला, तभी आप इतनी स्टाइलिश हो। सासू माँ बोली, मैं पहले ही दिन से कहना चाह रही थी कि तुम लोग खुलकर रहो, मेरा लिहाज मत करो। 2 महीने से ज़्यादा समय तक हम फ्लैट से नहीं निकल पाएंगे, तो हमें खुलकर रहना ही पड़ेगा। एक पल रुककर उन्होंने मुझे देखा और कहा, मनोरंजन के नाम पर टीवी, मोबाइल, लूडो और करने के नाम पर खाना पीना ही तो बचा है। अगर तुम दोनों की इजाज़त हो तो मैं भी साड़ी पहनना छोड़कर कुछ और पहन लूँ क्या? मैं घर पर कभी साड़ी नहीं पहनती, सविता को तो पता ही है। सविता बोली, हाँ मम्मी, क्यों नहीं। मैं भी बोला, हाँ, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। वो अंदर गईं, फिर जब थोड़ी देर बाद वापस बाहर आईं
तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सासू माँ एक मिनी स्कर्ट पहनकर आई थीं, जो कि सिर्फ घुटनों तक ही था। ये देखकर मैं तो गहरी सोच में पड़ गया कि सासू माँ इस उम्र में भी ये सब पहनती हैं। मेरे अचानक से गले में कुछ फंस गया था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। वे आकर हम दोनों के सामने खड़ी हुई और बोली, अब रिलैक्स लग रहा है। मैं साड़ी पहने पहने परेशान थी। तभी सविता बोली, मम्मी घर पर इसी ड्रेस में रहती हैं, किसी के आने पर कभी कभी साड़ी पहन लेती हैं। बस सासू माँ मुस्कुराई हुई बोली, क्या हुआ? शॉक्ड हो गए दामाद जी। मैं कुछ नहीं बोला। अब हमारी जिंदगी में हर रोज ऐसे ही चल रहा था। तब अचानक एक दिन हमारे घर पर कोरोना टीम आई। पूरी सोसाइटी में केस बढ़ रहे थे, इसलिए हमारी चेकिंग हुई और सविता को कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया। हमारी सोसाइटी के बाहर ही एक अस्थायी कोरोना हॉस्पिटल चालू किया गया था, तो सविता को उसी में जाना पड़ा। अब घर पर केवल मैं और सासू माँ थे। दोपहर में सविता को वहाँ लेकर गए, इसलिए शाम को मैं परेशान बैठा था। सासू माँ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आईं और बोली, परेशान मत हो दामाद जी, डॉक्टर ने बोला है हल्के लक्षण हैं, बस 14 दिन रखेंगे फिर घर भेज देंगे। वो अभी साड़ी में ही थी। हम लोगों ने रात के 8 बजे डिनर किया और फिर मैं टीवी देखने लगा। तब सासू माँ नाइटी पहनकर हॉल में आकर बैठ गईं। उन्होंने मुझसे रिमोट लिया, एक मूवी लगाई। 10 मिनट बाद ही उस फिल्म के अंदर रोमांटिक सीन आने लगे, जिसे देखने के बाद मैं तो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया, क्योंकि सविता की वजह से मेरा मूड खराब था। मुझे पता ही नहीं मैं कब सो गया। जब सुबह मैंने आंखें खोली तो देखा कि सासू माँ मेरे बेड पर सो रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर सासू माँ यहाँ कब आकर सोईं और क्यों। इतने में सासू माँ ने भी अपनी आंखें खोल दी और बोली, उठ गए दामाद जी। मैंने कहा, मम्मी जी आप यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो भी मेरे बेड पर? तब वो बोली, बेटा जी यहाँ सोना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि आप सारी रात नींद में करहा रहे थे और सविता सविता चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से मेरे कमरे तक आवाज़ें आ रही थीं। इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आकर सोना पड़ा। आखिर आप मेरी बेटी के पति हो, आप उसका इतना ख्याल रखते हो, उसकी आंख में कभी आंसू तक नहीं आने देते, तब मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जब वो यहाँ नहीं है तो आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती, इसलिए अपनी बेटी के खातिर मुझे ये करना पड़ा। उनके चेहरे पर अपनापन का भाव साफ झलक रहा था और वो बहुत ही खुश लग रही थीं। कुछ देर बाद हम लोग उठे और नहा धोकर मेरी पत्नी सविता से मिलने चले गए। उससे मिलकर आने के बाद हम एक साथ खाना खाया और पूरा दिन खूब एंजॉय मस्ती की। रात के खाने के बाद सासू माँ आज फिर मेरे साथ ही सो गई थीं। जब तक मेरी पत्नी घर वापस नहीं आई, तब तक सासू माँ हर रोज़ मेरे कमरे में ही सोती थीं और मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। जब मेरी पत्नी वापस आई तो मैंने उसको सब कुछ बताया और वो ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और अपनी माँ को मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद कहने लगी। फिर जब तक लॉकडाउन चला, तब तक हम तीनों ने मिलकर खूब मौज मस्ती की और उसके बाद सासू माँ अपने घर पर चली गई थीं। लेकिन मेरी पत्नी के कहने पर हमने अपनी सासू माँ को अपने पास ही रहने के लिए बुला लिया, क्योंकि वहाँ पर वो अकेली रहती थीं। आज हम तीनों अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुशी से मिलजुल कर रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरती है और मैं 19 साल की हो चुकी हूँ। दिखने में मैं बेहद खूबसूरत हूँ और उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बड़ी लगती हूँ। मेरे नैन नक्श भी बहुत सुंदर हैं और रंग भी साफ़ सुथरा है और मैं ज़्यादा दुबली पतली नहीं हूँ। हम गांव से हैं तो मैं भी बाकी लड़कियों की तरह शलवार कमीज़ ही पहनती हूँ। मैंने 12th के एग्ज़ाम देने के बाद से घर पर ही रहना शुरू कर दिया है। मैं बाहर से दिखने में बहुत भोली भाली हूँ और मासूम सी लगती हूँ और अंदर से भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। लेकिन सच बताऊँ तो उन दिनों मैंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थीं।
मैं ये भी भूल चुकी थी कि सुरेश रिश्ते में मेरा भाई लगता है। यहाँ तक कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता था जब वो मेरे साथ समय बिताता था। थोड़ी देर तक शरीर और हाथ पैर दर्द करते थे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता था। इसके बाद मुझे और सुरेश भैया को ऐसी आदत लगी कि हमारे मन में हर टाइम बस यही सब चलता रहता कि कब हमें मौका मिले, क्योंकि जब घर में कोई होता था तो हमें थोड़ा डर लगता था कि कोई हमें देख न ले, लेकिन कोई भी हमारे ऊपर शक नहीं करता था, क्योंकि सुरेश भैया हमेशा मुझे दीदी बोलते थे, क्योंकि मैं उम्र में उनसे 2 साल बड़ी थी। और वैसे भी अब सर्दियों का टाइम चल रहा था, तो सभी अपने अपने कमरे में सोने लगे थे। मैं और सुरेश भैया एक ही कमरे में सोते थे, इसलिए कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद सुरेश भैया मुझे रात के 3-4 बजे तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मेरी मामी जी कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई थी, इसलिए मेरी मम्मी मुझे लेकर मामा जी के घर जाने लगी। हमें बस स्टॉप से लेने के लिए सुरेश भैया ही आए थे। आते ही उन्होंने मेरी माँ के पैर छुए और मुझे देखकर हैरानी से बोले कि दीदी आप तो बहुत बड़ी हो गई हो। भैया बाइक लेकर आए थे, इसलिए हम लोग बाइक पर बैठे और घर पर चल दिए। घर जाते जाते हमें शाम के 6 बज चुके थे, क्योंकि हम भी घर से थोड़ा लेट ही चले थे। घर पहुँचे तो देखा कि मामा जी खाना बना रहे थे और मामी जी बिस्तर पर लेटी हुई थीं। जाते ही मेरी माँ मामा जी को देखकर डांटने लगी कि जब इतनी ही परेशानी थी तो पहले ही फ़ोन करके बता देते, मैं पहले ही आ जाती। इतनी परेशानी झेलने की क्या ज़रूरत थी। इसके बाद मेरी माँ मामा जी को हटाकर खुद खाना बनाने लगी। मामा जी भी हमें देखकर बहुत खुश हो गए। मैं भी मामी जी के पास बैठ गई। मामी जी भी हमें देखकर बहुत खुश हुईं और सच में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद मेरी माँ मामी जी के लिए खाना ले आई और उन्हें खाना खिलाने लगी। तभी सुरेश भैया ने मुझे आवाज़ दी। जब मैं उनके कमरे में गई तो वो भी खाना खा रहे थे। मेरे जाते ही वो बोले कि आ जाओ दीदी खाना खा लो। तब मैंने भैया को बोला कि नहीं भैया आप खा लो, मैं बाद में खाऊंगी। लेकिन भैया ने मुझे बिठा ही लिया और मुझे भी भूख लगी थी, तो मैंने भी ज़्यादा मना नहीं किया। खाना खाकर हम दोनों को बहुत मज़ा आया, क्योंकि आते वक्त हम चिकन लेकर आए थे। उसके बाद मैं माँ के पास सोने जाने लगी तो सुरेश भैया बोले कि दीदी अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे पास ही सो जाओ ना। तब मैंने कहा कि नहीं भैया, मैं माँ के पास ही सोऊंगी। तब भैया बोले कि प्लीज़ दीदी सो जाइए ना, कल तो वैसे भी आप चली जाएंगी। फिर मैंने भी ज़्यादा नखरे नहीं किए और भैया को बोला कि अच्छा ठीक है, मैं सो तो जाऊंगी, पर आप माँ को बोल दीजिए। मेरी हाँ सुनते ही भैया बहुत खुश हुए और माँ को बोल दिए कि आज दीदी मेरे पास सो रही है। जब तक भैया माँ को बोलकर आए, तब तक मैंने शलवार कमीज़ बदलकर भैया का ही लोअर टी शर्ट पहन लिया, क्योंकि शलवार कमीज़ कुछ ज़्यादा ही फिटिंग के थे। और मुझे लोअर टी शर्ट में देखकर भैया हंसने लगे और बोले कि दीदी आप तो इनमें कमाल लग रही हैं। इसके बाद मैं रज़ाई ओढ़कर बेड पर बैठ गई और भैया चारपाई पर अपना बिस्तर लगाने लगे। तब मैंने भैया को बोला कि भैया आप बेड पर ही सो जाइए ना, बहुत सारी जगह पड़ी है। इसके बाद भैया भी रज़ाई में आकर बैठ गए। सुरेश भैया भी थोड़े से हंसमुख और शरारती थे, इसलिए वो मुझे बहुत हंसा रहे थे। हमें आपस में बातें करते करते रात के 12 बज गए थे और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि भैया मेरी जुल्फ़ों के साथ खेल रहे थे। उठते ही उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग बोला और कहा दीदी नींद कैसी आई आपको। तब मैंने बोला कि बहुत अच्छी आई भैया। इसके बाद हम रज़ाई में ही बैठे थे कि माँ हमारे लिए चाय लेकर आ गई। सुबह सुबह ठंड थोड़ी ज़्यादा ही थी, तो हम रज़ाई में बैठकर ही चाय पीने लगे। सुरेश भैया ने भी 12वीं क्लास पास कर ली थी, इसलिए वो भी अब घर पर ही रहते थे। मैं चाय पी रही थी, तब सुरेश भैया मेरी तरफ ही देख रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या देख रहे हो, तब वो बोले कि दीदी आपकी आंखें बहुत ही बड़ी हैं, सच कहूँ तो बहुत बहुत सुंदर लगती हैं।
फिर मैंने मजाक में उनसे पूछा कि सुबह मैं उठी तो तुम क्या कर रहे थे? तब भैया ने बहाना बना लिया कि कुछ नहीं दीदी, वो बस आपके बालों को सुलझा रहा था। सुरेश भैया भी दिखने में बेहद खूबसूरत थे और उनके अभी दाढ़ी मूछें भी ठीक से नहीं आई थीं। उनका चेहरा बिल्कुल साफ था और हाइट मेरे से थोड़ी सी कम थी। इसी कारण जब भैया ऐसी हरकतें करते तो मुझे थोड़ा सा शक होता कि कहीं उनके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा ना चलता हो। इसके बाद मैं माँ को काम में हाथ बटाने लगी और मामा जी काम पर जाने के लिए तैयार होने लगे। इसके बाद माँ ने मामा जी को खाना पैक करके दिया और मामा जी काम पर चले गए। मेरी सुबह सुबह नहाने की आदत है, इसलिए मैं हमेशा की तरह नहाने जा रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था सुरेश भैया भी सुबह सुबह नहाते हैं। बाथरूम का दरवाज़ा खोलते ही मैं तो शर्म से लाल हो गई और जल्दी से रूम में भाग कर आ गई। सुरेश भैया के मुंह पर साबुन लगी थी और वो नहाने में इतने व्यस्त थे, इसलिए वो मुझे नहीं देख पाए। लेकिन मेरे मन में बार बार वही दृश्य आ रहा था और मैं रूम में बैठी अकेली ही हंस रही थी। तब भैया भी नहाकर वहां आ गए और मुझे अकेले हंसता देखकर बोले कि क्या हुआ दीदी, आज तो बहुत खुश लग रही हो। भैया को देखकर मैं थोड़ी चुप हो गई और बोली कि कुछ नहीं भैया, वो आपके बारे में ही सोच रही थी। तब भैया फ़ोन चलाते चलाते वहीं पर बैठ गए और बोले कि ऐसा क्या सोच रही हो मेरे बारे में जो इतनी हंसी आ रही है? तब मैं बोली कि नहीं भैया, रहने दीजिए, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन भैया ने फ़ोन रखा और ज़िद ही पकड़ ली कि नहीं दीदी बताओ, आप मेरे बारे में क्या सोच रही थीं, वरना मैं कुछ उल्टा सीधा समझ लूँगा। तभी मैं बोली कि प्लीज़ भैया समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको नहीं बता सकती। इसके बाद मैं जल्दी से उठी और नहाने के लिए चली गई। नहाने के बाद मैं नीचे हाफ पैंट और ऊपर शॉर्ट टॉप पहन लिया था। जब तक मैं नहाकर वापस आई तब तक भैया वहीं पर बैठे रहे। नहाने के साथ साथ मैंने बाल भी धोए थे, इसलिए मैं उन्हें सुखा रही थी। मैं जानबूझकर पानी के छींटे भैया पर फेंक रही थी। तब भैया एकदम से खड़े हुए और मेरे बालों को पकड़कर मुझे बेड पर बैठा दिया। तब भैया की ऐसी हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। उसके बाद सुरेश भैया मुझे बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। इसके बाद मुझे भी अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं भी जानती थी कि सुरेश भैया क्या करने वाले थे। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, भैया को तो मैं बाद में भी मना लूँगी। मैंने जल्दी से अपने बाल बनाए और अपनी माँ के पास चली गई। मेरी माँ को तो बस मामी जी की ही फिक्र रहती थी। उन्होंने उन्हें दवाइयाँ देकर नहला दिया था और खाना भी तैयार कर दिया था। तब माँ बोली कि जल्दी से सुरेश को भी बुला लो, वो भी गर्मा गर्म खाना खा लेगा, वरना बाद में ठंडा हो जाएगा। मुझे भी पता था कि सुरेश भैया मुझसे नाराज़ हो गए हैं। जब मैं उन्हें बुलाने गई तो वो छत पर बैठे थे और अपना फ़ोन चला रहे थे। तब मैंने पीछे से उन्हें आवाज़ दी कि भैया खाना खा लो, नीचे माँ बुला रही है। लेकिन वो कुछ नहीं बोले। फिर मैं उनके पास चली गई। तब उनसे माफ़ी मांगने लगी कि सॉरी भैया, वो मुझसे गुस्से में हो गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। लेकिन भैया फिर भी कुछ नहीं बोले और मुझे नज़रअंदाज करते रहे। फिर मैं उनके पास ही जाकर बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर बोली कि भैया, गलती तो आपकी भी है, आपने मेरे बाल बहुत ज़ोर से खींचे तो मुझे गुस्सा आ गया था। अब इसमें इतना भी क्या नाराज़ होना, प्लीज़ मान जाइए ना। तब भैया ने गुस्से से अपना हाथ हटाया और वहाँ से खड़े हो गए। तब मेरी आंखों में थोड़े आंसू आ गए और मैंने रोने जैसी आवाज़ में कहा कि भैया प्लीज़ अब बस भी करो ना, मान जाओ ना। अगर थप्पड़ की ही बात है तो एक की जगह मुझे दो मार लीजिए, पर ऐसे चुप मत रहो। मेरी आंखों में आंसू देखकर भैया बोले कि अच्छा चल ठीक है, अब रो तो मत, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तुम रोते हुए, लेकिन आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। चलो अब खाना खा लेते हैं। तब मैंने दोबारा भैया को सिसकते हुए कहा कि पहले आप बोलिए कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तब भैया बोले कि अब बस करो दीदी, बहुत माफ़ी मांग ली, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं। जब तक हम नीचे पहुंचे तब तक माँ और मामी जी खाना खा चुकी थी। तब माँ रसोई में काम निपटा रही थी।
नीचे जाते ही मैंने और भैया ने एक साथ ही खाना खाया। खाना खाकर मैं थोड़ी देर मामी जी के पास बैठकर बातें करने लगी और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। तब तक माँ काम समेट कर आ चुकी थी और आते ही वो बोली कि मैं और तुम्हारी मामी पड़ोस वाली आंटी के पास मिलकर आते हैं, साथ में थोड़ी घुमाई फिराई भी हो जाएगी। तब तक तुम घर पर ही रहना और मैंने सुरेश को बोल दिया है कि वो कहीं बाहर ना जाए, हम थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे। इसके बाद माँ मामी को घुमाने के लिए बाहर ले गई। मैं मामी जी का कमरा साफ करने लगी। तब सुरेश भैया भी वहाँ पर आ गए और मेरे साथ मस्ती करने लगे। तब मैंने सुरेश भैया को बोला कि भैया प्लीज़ एक चीज़ तो ला दो। तो सुरेश भैया बोले कि बताओ तो सही दीदी, आपको क्या चाहिए। तब मैंने उनको चॉकलेट लाने के लिए बोल दिया, क्योंकि चॉकलेट खाना मुझे बहुत पसंद है। तब भैया बोले कि बस सिर्फ चॉकलेट, आप कमरा साफ़ करो, तब तक मैं लेकर आता हूँ। तब मैंने भैया को आवाज़ देकर जल्दी से कहा, भैया गोलगप्पे भी लाना। तब भैया ने जवाब दिया, वो तो तुम्हारे पास भी हैं। उनकी बात सुनकर मैं तो शर्म से लाल हो गई और भैया मुस्कुराते हुए बाज़ार चले गए। मैं दोबारा से साफ़ सफाई में लग गई। जब मैंने अलमारी खोली तो उसमें मामी जी के मेकअप का सामान पड़ा हुआ था और मुझे भी सजने संवरने का बहुत शौक़ था, तो मैंने टाइम पास करने के लिए तैयार होने लगी। मैंने थोड़ा थोड़ा मेकअप किया और मामी जी के झुमके और ज्वेलरी पहन ली। इसके बाद सामने ही ऊपर की तरफ मामी जी की साड़ी टंगी हुई थी। तब मैंने उनमें से एक ब्लैक कलर की साड़ी निकाली और उसे पहन ली। तब तक सुरेश भैया मेरे लिए गोलगप्पे और चॉकलेट लेकर आ चुके थे। तब तक मैं भी साड़ी पहनकर और श्रृंगार करके एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो गई थी। जब भैया अंदर कमरे में आए तो मुझे साड़ी में देखकर एकदम दंग रह गए और उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि वाह दीदी, आप तो कमाल की लग रही हो। आखिर क्या इरादा है, आज बिजली कहाँ पर गिराने वाली हो। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये बिजली तो आज तुम पर ही गिरने वाली है। और इतना कहते ही मैंने उनके हाथ से चॉकलेट ली और बेड पर बैठकर खाने लगी। तो सुरेश भैया भी वहीं पर बैठ गए और उनकी तो मेरे ऊपर से नज़र ही नहीं हट रही थी। तब मैंने भैया से कहा कि भैया अब इतना भी मत घूरो कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो भैया बोले कि क्या करूं दीदी, आपसे तो नज़र हटाने को मन ही नहीं कर रहा। सच में आप साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हो, जैसे कोई अप्सरा ज़मीन पर उतर आई हो। मन तो कर रहा है आपको अपनी बीवी बना लूं और अभी इसी वक्त। मुझे भी पता था कि उस समय सुरेश भैया के मन में क्या चल रहा था, लेकिन वो इतना कहकर रुक गए और फिर मैंने भी जानबूझकर उनसे मज़े लेने के लिए कह दिया कि आगे भी तो बोलिए ना, अपनी पत्नी बनाकर क्या करोगे। तब भैया बोले कि अब बस करिए ना दीदी, मुझे पता है आप जानबूझकर भोली बनने का नाटक कर रही हैं। तब मैं बोली कि अच्छा, तो तुम अपनी दीदी का ही फ़ायदा उठाना चाहते हो। तुम्हें पता भी है अगर घर में माँ को या मामा जी को पता लग गया तो वो हमारा क्या हाल करेंगे। तब भैया बोले कि अरे दीदी, आप तो बेकार में टेंशन ले रही हो। आपको तो पता ही है कि घर में हमारे सिवाय कोई नहीं है और उन्हें बताएगा भी कौन। आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस आप एक बार हाँ कर दीजिए। तब मैंने मजाक मजाक में हंसते हुए पूछा कि भैया आप मुझे साड़ी में देखकर ही पागल हुए हो या फिर पहले से ही नज़र थी। तब भैया बोले कि सच कहूँ तो दीदी, जब से आप आई हो तो तभी से मन कर रहा है, प्लीज़ दीदी मान जाइए ना। फिर मैं बोली कि अच्छा ठीक है, जब तुमने अपनी दीदी को सेटिंग बना ही ली है तो फिर अच्छे से निभाना। मेरे इतना कहते ही भैया बहुत खुश हो गए और बोले कि थैंक यू दीदी, मुझे पता था आप ना नहीं करेंगी क्योंकि आप मेरी सबसे अच्छी वाली दीदी हो। तब मैंने भैया को चुप कराते हुए कहा कि बस करो भैया, इतनी तारीफ़ें मत करो, आपके पास 10 मिनट हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी और प्रॉमिस करो कि शाम को चॉकलेट ला कर दोगे। तब भैया बोले कि आरती दीदी, आप जो भी बोलोगी वो मैं ला कर दूंगा, पर आपको रुलाने के बाद। आप 2 मिनट रुकिए, मैं सेफ्टी लेकर आता हूँ। तब मैंने भैया को बोला कि थोड़ा जल्दी ले आइए, मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। जब तक भैया आए मेरा मन घबराने लगा था। तब मैंने भैया को रोक दिया और बोली कि सॉरी भैया, पर प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए,
मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हम शाम को सोते टाइम देख लेंगे। लेकिन भैया कहाँ मानने वाले थे। तब वो मुझे समझाने लगे कि दीदी आप इतना मत घबराएं, कुछ नहीं होगा। अगर आपको ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सुरेश भैया जैसे ही बेड पर आए तभी घर का दरवाज़ा बज गया और थोड़ी ही देर में माँ की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही मैं जल्दी से बेड से खड़ी हो गई, क्योंकि मैंने साड़ी पहनकर बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ था और ऊपर से हम मामी जी के कमरे में थे। भैया का तो मूड ही ऑफ हो गया था। उस समय सुरेश भैया को देखकर मुझे मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। फिर मैंने जल्दी से भैया को कमरे से बाहर निकाला और कपड़े चेंज किए। फिर मैं दोबारा कमरे में सफाई करने लगी। माँ ने भी मामी जी को बरामदे में बिठाया और सीधा ही रसोई में चाय बनाने चली गईं। इतने में मैंने भी घर की झाड़ू लगा दी थी और फिर हम चाय पीने बैठ गए। चाय पीने के बाद माँ काम करने लगी और मामी जी वहीं बरामदे में ही लेट गईं। मैं भी टाइम पास करने के लिए माँ का काम में हाथ बटाने लगी। फिर कुछ देर बाद मुझे सुरेश भैया दिखाई नहीं दिए। जब मैंने उन्हें ढूंढा तो वो बाथरूम से निकलकर हाथ धो रहे थे। मैं समझ गई थी कि सुरेश भैया हल्के होकर आए हैं। सुरेश भैया का चेहरा अभी भी लटका हुआ था और उन्हें देखकर तो मेरी हंसी निकल गई और हंसते हंसते मैंने कहा कि क्या हुआ भैया, आपसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। तब सुरेश भैया बोले कि मेरी जगह आप होती तो आपसे भी नहीं होता। आप लड़की हो ना, इसलिए इतनी बातें बना रही हो। तभी हंसते हुए मैंने भैया से कहा कि कोई बात नहीं भैया, बस थोड़ा इंतज़ार और कीजिए, फिर रात में डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। तब भैया बोले कि दीदी रात का ही तो इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा है। एक एक मिनट मुझे 1 घंटे के बराबर लग रही है। इतने में ही माँ ने मुझे आवाज़ लगा दी और बोली कि अगर दोनों भाई बहनों की बातें ख़त्म हो गई हों तो मुझे काम में थोड़ा हाथ बटा दो। इसके बाद मैंने जाते हुए भैया को भी छेड़ दिया कि भैया अपना प्रॉमिस याद रखना, अगर मुझे चॉकलेट नहीं मिली तो आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर मैं रसोई में चली गई। तब तक मामा जी भी आ चुके थे और मैंने उन्हें खाना भी परोस दिया। मामा जी काम पर से थके हुए आए थे, इसलिए हमारे साथ थोड़ी देर ही बैठते हैं और फिर जल्दी ही सो जाते हैं। मेरी माँ भी मामी जी को खाना खिलाने लगी और उन्हें दवाई देने लगी। तब तक मैंने भी खाना खाया और मैं टाइम पास करने के लिए माँ का फ़ोन चला रही थी। सर्दियों का मौसम होने के कारण हम जल्दी ही बिस्तर में बैठ जाते थे, इसलिए मामी जी तो दवाई लेकर आराम करने लगी थीं और मेरी माँ भी वहीं रज़ाई में बैठी थी और मैं भी मामी जी के कमरे में ही थी। मैं फ़ोन में मगन थी, इसलिए मुझे तो नहीं पता चला कि भैया ने कब खाना खा लिया और वो अपने कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैं रोज़ की तरह सीरियल देख रही थी। जब बहुत देर हो गई और मैं नहीं गई तो तब सुरेश भैया ही मुझे बुलाने आ गए। कमरे में आते ही भैया ने कहा कि दीदी आ जाओ, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। तब माँ बोली कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम अकेले सोना चाहते हो तो सो जाओ, आरती मेरे साथ ही सो जाएगी। माँ के मुंह से इतना सुनते ही भैया जल्दी से बोल पड़े कि अरे कोई बात नहीं बुआ, हम खेलते खेलते सो जाएंगे, वैसे भी आप कुछ दिनों में चली जाएंगी। इसके बाद मैंने भी माँ को बोल दिया कि नहीं माँ, मैं भैया के पास ही सो जाऊंगी। उसके बाद माँ ने बोला कि अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। और हम लोग कमरे में आ गए। कमरे में आते ही भैया ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे पता था कि भैया अब 2 मिनट भी नहीं रुकेंगे, लेकिन अभी माँ और मामी जी सब जाग रहे थे, इसलिए मैंने भैया को बोला कि भैया एक बार सभी को सो जाने दो, अगर किसी ने हमारी आवाज़ सुन ली तो हम लोग फंस जाएंगे। तब भैया बोले कि बस करो दीदी, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा, आप जल्दी से अपने बाल बांध लो। तब मुझे चॉकलेट याद आ गई और मैंने भैया को बोला कि अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मेरी चॉकलेट लाओ। इसके बाद भैया ने जल्दी से पॉकेट में हाथ डाला और मुझे बहुत सारी चॉकलेट दी। चॉकलेट लेते ही मैं तो उन्हें खाने बैठ गई और भैया अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कने लगे। शुरुआत में मैं भैया को बहुत ज़्यादा सताने लगी और नखरे दिखाने लगी,
जिससे हमारी झूठ मूठ की लड़ाई हो गई। लेकिन इतने में ही माँ ने आवाज़ लगा दी कि आरती, अब बहुत खेल लिए, सो जाओ, क्योंकि बेड की आवाज़ उनके कमरे तक जा रही थी। इसलिए भैया ने बिस्तर नीचे फर्श पर ही लगा दिया। उसके बाद भैया ने सुबह के 5 बजे तक सोने नहीं दिया। सुबह हमारी आंख बहुत लेट खुली थी और माँ दरवाज़ा खटखटा रही थी। हम अभी भी नीचे ही सोए हुए थे, इसलिए सबसे पहले भैया उठे और उन्होंने रज़ाई बेड पर पटकी और मुझे भी बेड पर बैठा दिया और फिर दरवाज़ा खोलने गए। माँ हमारे लिए चाय लेकर आई थी और उन्होंने मुझे देखते ही बोल दिया कि मैंने बोला था ना आरती, टाइम से उठ जाना। अब देखो, तुम्हारी आंख अब लाल पड़ रही हैं। उसके बाद मैंने जल्दी से मुंह धोया और माँ से चाय लेकर उसको पीने लगी, क्योंकि मेरा सारा शरीर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। के बाद माँ भैया की चाय रखकर चली गई और सुरेश भैया भी मुंह धोकर आ गए। सुरेश भैया के आते ही मैंने गुस्से से उन्हें बोला कि भैया, मैंने आपको कहा था ना कि बस थोड़ी देर ही, और आपने तो मेरी एक न सुनी। अब माँ मेरी हालत देखकर पूछेगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। तब भैया बोले कि कोई बात नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं आपको मेडिकल से दवाई ला कर दे दूंगा। आप दवाई ले लेना, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसके बाद 3-4 दिन तक तो मैंने भैया को अपने करीब भी नहीं आने दिया। भैया तो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते। अब तो रोज़ाना मुझे चॉकलेट भी ला कर देने लगे थे। वो मेरा हर काम करने लगे थे। मैं जो भी कहती वो खुशी खुशी कर देते। इसलिए अब मैं भी उनसे मज़े लेने लगी थी। मैं उनसे कभी अपने पैर दबाती, सर की मालिश करवाती, कभी कभार मजाक मजाक में उनकी पिटाई भी कर दिया करती थी। इसलिए भैया अब थोड़े से नाराज़ रहने लगे थे। अब मैं भी उन्हें ज़्यादा ना नहीं कर पाई और हमने दिन में ही महफिल जमा ली। उस दिन घर में कोई नहीं था, इसलिए भैया ने सारा दिन मुझे नहीं टिकने दिया। इसके बाद से मैं और भैया काफ़ी नॉर्मल हो गए थे। जब भी भैया का मन करता वो मुझे कमरे में ले जाते और अब तो मुझे भी अच्छा लगने लगा था। उन दिनों हमने बहुत एंजॉय किया, लेकिन इतने अच्छे दिनों के बाद एक बुरा दिन तो आना ही था, और वो भी भैया की वजह से ही आया था। 15-20 दिन बिताने के बाद हम वापस अपने गांव आने वाले थे, क्योंकि मामी जी भी अब पहले से बेहतर हो चुकी थीं और हमें भी आए हुए अब 20 दिन बीत चुके थे। वापस आने का प्लान माँ ने एकदम से बना लिया था, ना ही मुझे बताया और ना ही मामी जी को। इसलिए जब भैया और मुझे ये सब पता चला, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब भैया बोले कि दीदी, जाते जाते लास्ट बार एक बार और महफिल हो जानी चाहिए, फिर पता नहीं कब आओगी। मेरा भी मन था, पर घर में सब थे और आज तो मामा जी भी थे, क्योंकि वो ही हमें बस स्टैंड पर छोड़ने आने वाले थे। मैंने भैया को बहुत समझाया कि प्लीज़ भैया, समझने की कोशिश कीजिए, सभी लोग घर पर हैं और मुझे तो जाने के लिए तैयार भी होना है। लेकिन भैया पे तो पागलपन का भूत सवार था। घर में सभी लोग थे, इसलिए हमारा कमरा तो बिल्कुल भी सेफ नहीं था। इसलिए भैया मुझे बाथरूम में ले गए। हमें आए हुए अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि इतने में ही बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और सामने मामा जी थे। मामा जी को देखकर तो मैं एकदम से कांपने लगी और जल्दी से वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन मामा जी ने सुरेश भैया को बहुत पीटा। शायद जल्दबाजी में हम दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे। उसके बाद माँ ने जाकर सुरेश भैया को छुड़ाया, वरना मामा जी तो उन्हें पीट पीट कर ही मार डालते। मेरे तो मामा जी को देखते ही आंसू निकल रहे थे, लेकिन मामा जी ने मुझे कुछ नहीं कहा और माँ को भी हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद हम एक दिन और रुके, क्योंकि माँ सुरेश भैया की ऐसी हालत देखकर नहीं जा सकती थी और मैं तो डर के मारे उनके पास भी नहीं गई। फिर अगले ही दिन हम अपने गांव वापस आ गए और उसके बाद मैं आज तक मामा जी के पास नहीं गई। कभी कभार मैं अपनी माँ के फ़ोन से ही सुरेश भैया को कॉल कर लेती हूँ और सुरेश भैया को भी अपनी गलती रियलाइज़ हो गई थी। अब हम दोनों ही अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और हमने इन बातों को भुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच बताऊं तो हम ये सब आज तक नहीं भूल पाए। और मैं तो आपसे भी यही कहूँगी कि ऐसी गलती आप लोग भूल कर भी ना करना, क्योंकि इससे हमारे सारे रिश्ते टूट जाते हैं। अगर मामा जी ने हमारी ये गलती छुपाई नहीं होती तो हमारा पूरा परिवार टूट जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।